हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा है? हम लोग का चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी का बुक निकाल लो और चैप्टर में लाइन बाय लाइन हम बता रहे हैं, आप लोग पेंसिल निकाल लो, उसको सुनो, उसको आराम से समझना है। ठीक है, जो भी 10th पास करके अवेलेबल में आया है वो एकदम लाइन बाय लाइन देखेगा। ठीक है, क्योंकि कॉलेज अभी स्टार्ट होने में देर है, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते जाओ, है ना, ताकि आप लोग 11th क्लास में सबसे आगे रहो। तो यहाँ पर आप क्या करो, ये चैप्टर को निकालो और हम लोग वन बाय स्टेप हर दिन कर रहे हैं। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पेज नंबर 7 और टॉपिक है आज का मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इससे पहला का क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी नहीं देखा वो जाकर देख सकता है, यही में हो, इसी चैनल में, है ना। तो यहीं पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में, पिछला वीडियो में मिल जाएगा। उसको थोड़ा प्ले करके आओगे तो जरा ज्यादा समझ में आएंगे। तो अभी हम खाली इतना बता दे रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना जिसको हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना कोई चेंज किए हुए, किसी चीज को चेंज किए। तो क्या पड़ा, बिना कोई केमिकल रिएक्शन कराए हुए ऐसे ही देख के पता लगा सकते हैं कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ऑर्डर है, ये सब बता थे ना। तो अब क्या बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिससे किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग माप सकते हैं। तो पेंसिल पेन निकाल लो और जो जो बोलेंगे नोट करोगे। कुछ सुनने का है तो उसको प्रॉपर्ली आप सुन लोगे क्योंकि इससे एमसीक्यू देगा, और जो बोलेंगे नोट करना उसको नोट कर लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए अगर आपको टॉपर करना है। तो लिखता है क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या है पहले समझ लो। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना, इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है बता दे। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऐसा मेजरमेंट होता है ना पूरा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। कौन सा वैल्यू आता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर के आधार पर तुमको मैग्नीट्यूड आएगा। मतलब जैसे मान लो 2 मीटर, 3 मीटर, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 20 मीटर, 100 मीटर, तो आगे में एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। तो जब भी कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू साइन है किसी वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में, है ना, या मेजरमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब लिख लो बगल में। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब होता है कि ऐसा मेजरमेंट जिसमें कोई अंक शामिल हो, अंक के साथ कोई अंक का मान रहेगा उसमें। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वो रिक्वायर्ड पड़ता है, दरकार पड़ता है ना, फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्या चीज के लिए? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब मान लो हम लोग कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, कुछ साइंटिफिकली कुछ जांचना चाहते हैं, कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम लोग का सबसे मेन क्या है, थोड़ा सबसे पहले हम लोग को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना होगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। अब बिना न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। तो याद रखोगे, पहला पॉइंट तो यहाँ मिल गया है, इसको आप लिख लो। लिखो आप लोग, यहाँ से लिख लो बुक से। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये दिया है एमसीक्यू में कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो प्रॉपर्टी का है वो किस में दरकार पड़ता है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में। दिख रहा है पॉइंट, स्टार बना के लिखो। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ properties is required for the scientific investigation। मतलब whenever we do scientific investigation, ठीक है, ओके, then we need quantitative measurement। क्या चाहिए हम लोग को? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको मेजर करना है या उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। क्या करना पड़ेगा? याद रखना। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है? इसमें हमेशा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके मेजर होगा, हर समय न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 500 मीटर, 500 kg, कुछ भी रहेगा। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, हमेशा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इसको सुनोगे, देखो, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये भी पॉइंट है, इसको भी लिखना होगा, एक लाइन छोड़ के स्टार्ट में सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेटर्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी की बात हो रहा है? लेंथ, क्या, सॉरी,
कौन सा प्रॉपर्टी की बात हो रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा वी आर डीलिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है? हियर मी आउट अगेन, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत सारे ऐसा प्रॉपर्टीज है मैटर का, सच एज लेंथ, जैसे कि लंबाई जानते हैं अब लेंथ क्या है, डायमेंशन है, एरिया, एरिया भी आपको पता है, अब वॉल्यूम। तो याद रखना जो लेंथ होता है ना, लेंथ, एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और वॉल्यूम जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये सब क्या है? ये सब भी क्वांटिटिव है। क्या है? तो यहाँ एक पॉइंट और बन गया, एक लाइन छोड़ के लिखना है। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इट आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये सब क्वांटिटेटिव होता है, मतलब हमेशा इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब ऐसे कभी बोलते हो एरिया है, क्या है? एरिया है, नहीं इतना मीटर स्क्वायर है बोलते हो ना, कैसे बोलते हो? एरिया है कितना है? मीटर स्क्वायर है, नहीं कुछ बोलते हो 100 मीटर स्क्वायर है, 20 मीटर स्क्वायर है, कुछ तो बोलते हो ना कम। तो जो आगे में नंबर जहां लगा मतलब उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। बस हो गया, लिख 2 पॉइंट हो गया केवल, हो गया ना। देखो, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, 3 नंबर में दिया है। सुना पड़ा क्या बोले हम? क्या बोले हम? देखो, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। ऐसा ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऐसा ऑब्जर्वेशन की हो जिसमें कोई ना कोई नंबर है, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो देखो हम पढ़ रहे, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। बोलेगा वही बोलेगा, उसको किसी नंबर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? थोड़ा डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय एनी नंबर, फॉलोड बाय यूनिट्स, और उसके बाद उसका यूनिट रहता है। क्या बोला बड़ा? फॉलोड बाय यूनिट मतलब है उसके बाद ना एक यूनिट रहता है। देखो कैसे होगा, देखो जैसे मान लो यहां पर हम लोग एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किए हैं। हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का एक मेजरमेंट किए हैं, और यहां से यहां तक मान लो 20 मीटर बोले, कितना बोले हैं? तो इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या बताया कि इसका लेंथ जो है 20 मीटर है, या डिस्टेंस है, जो भी बोल दो, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? नंबर है, और पीछे में यूनिट है, तो वही बोल रहा है। आप लोग लिख लोगे इसको, ऐसे ही लिख लोगे एग्जांपल में, नंबर और पीछे में क्या है? यूनिट, तो वही बोल रहा है। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, है ना। देखो क्या बोल रहा है बड़ा, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। किसे दिखाते हैं? नंबर से, एंड फॉलोड बाय यूनिट्स, और यूनिट को फिर फॉलो करता है, मतलब नंबर के ठीक बाद यूनिट रहता है। देखो ये नंबर है, फॉलोड बाय यूनिट मतलब उसके ठीक पीछे यूनिट रहता है। फिर क्या बोल रहा है? इन विच इट इज मेजर्ड, और वही यूनिट होता है जिसमें इसको मापा गया है। इन विच इट इज मेजर्ड मतलब वही यूनिट को फॉलो करेगा नंबर जिसमें इसको मापा गया है। जैसे इसको आप किसमें मापोगे? मीटर में, तो मीटर लिखोगे, है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो हो गया 1 पॉइंट लिख लो, 3 पॉइंट हो गया। देखो वही चीज वो भी दिया है, उसी टाइप का कुछ हम जो बोले थे, देखो दिया है, सुन लो इसको आप लोग, सुन लो क्या बोल रहा है, सुनो। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ ए रूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 मीटर। बोला है ना, किसी रूम का लेंथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 6 मीटर से, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ना, का है, क्योंकि आगे में 6 है तो नंबर है, पीछे में मीटर है तो क्या है? यूनिट है। तो जब भी नंबर यूनिट से एक्सप्रेस कर रहा है मतलब वो क्वांटिटेटिव है। समझ में आ गया? देखो फिर बोलेगा, देखो हियर 6 इज द नंबर है, वही चीज तो बोल रहा है, 6 क्या है? नंबर है ना। एंड एम डिनोट्स मीटर, और एम किसको दिखाता है? मीटर को, है ना। एम क्या हो गया? आपका यूनिट है, और वहां वो भी लिख रहा है द यूनिट इन विच द लेंथ इज मेजर्ड, मतलब मीटर वो यूनिट है जिसमें लेंथ को मेजर किया गया। ठीक, तो यहाँ तक तुम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, फोकस हो। अब आप यहां से, तो हम लोग जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को समझ गए। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इंक्लूड्स नंबर फॉलोड बाय यूनिट एंड द यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड, और वही यूनिट रहेगा जिसमें वो क्वांटिटी को आप मेजर किए। ठीक है, तो इसको रट लेना कि कभी भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोले तुम्हारा, जब भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोलेगा तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि वो नंबर फॉलोड बाय यूनिट होता है। नंबर फॉलोड बाय यूनिट हो जाएगा ना। चलो आप क्या बोलता है? अर्लियर 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द मेजरमेंट, शुरू में 2 मेजरमेंट सिस्टम आया था, इसको पूछेगा। अभी लिखोगे आप लोग, लिखो अर्लियर, पॉइंट बना के लिखो। अर्लियर 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द मेजरमेंट, शुरू में 2 मेजरमेंट का सिस्टम था। एकदम याद रखना, 2 मेजरमेंट का सिस्टम था शुरू में, जब मेजरमेंट शुरू हुआ ना तो 2 सिस्टम था उस समय, अभी तो सिर्फ 1 ठो।
क्या क्या सिस्टम था बोलो? इंग्लिश सिस्टम एंड द मैट्रिक सिस्टम। तो तुम लोग कैसे लिखेगा पॉइंट में? ऐसे लिखेगा, अर्लियर टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द मेजरमेंट्स, दे आर इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम एंड कमल, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआती दौर में जब मेजरमेंट चालू हुआ तो दो सिस्टम का यूज किया गया वर्ल्ड में। एक था क्या था? एक था आपका इंग्लिश सिस्टम और एक था मैट्रिक सिस्टम। यहां से एमसीक्यू देता कौन कौन सिस्टम शुरू में कौन कौन हुआ था? इंग्लिश सिस्टम और फिर था मैट्रिक सिस्टम। आगे पढ़ रहे हैं, लिख लिया उसको, सुनो लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, सुनो। अब क्या बोलता है? इंग्लिश सिस्टम एंड द मैट्रिक सिस्टम वे आर बीइंग यूज्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और याद रखना ये दोनों अलग अलग पार्ट में यूज हो रहा था, मतलब पूरा वर्ल्ड में यूज नहीं हो रहा था। कुछ पार्ट वर्ल्ड का मैट्रिक को यूज करता था, अब कुछ पार्ट वर्ल्ड का किसको यूज करता था? हाँ, इंग्लिश सिस्टम को। कुछ मैट्रिक को यूज करता था और कुछ किसको करता था? इंग्लिश। बहुत बढ़िया। द मैट्रिक सिस्टम विच इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ये फ्रांस से आया, ये पॉइंट है, इसको लिखोगे आप लोग, ठीक है, दे देगा। द मैट्रिक सिस्टम विच इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी जब चल रहा था ना कोड़ा, तो उसका लास्ट में 18वीं शताब्दी होता है, उसी को 18th सेंचुरी बोलता है। तो 18वीं शताब्दी का अंत में, हाँ कमल इतिहास में तो जानते हैं ना, 18वीं मतलब समझ रहे हो? 18वीं मतलब क्या? 1701 1702 नहीं हो, 1750 1760 ऐसे, है ना? तो 18वीं शताब्दी तुम्हारा, एक मिनट। तो इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम वी आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग में होता था। ये तो इसको नहीं लिखना, यहां से लिखना है, तो कैसे लिखिए इसको? द मैट्रिक सिस्टम विच इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, इसको कहां ओरिजिनेट किया गया? फ्रांस से। मैट्रिक सिस्टम कहां से आया बोल देगा तो? फ्रांस से आया। कब आया? इन लेट 18th सेंचुरी। कब आया? 18th सेंचुरी में आया। यहां तक लिख लो पॉइंट। फिर उसमें पॉइंट और जोड़ना होगा, वाज मोर कन्वीनियंट, ये ज्यादा सरल था, आसान था। कन्वीनियंट मतलब सरल, आसान, ये ज्यादा आसान था। कोड़ा क्या था? क्यों आसान था वो भी दिया है। एज इट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? डेसिमल सिस्टम किसको बोलते हैं? 0 से लेके 9 तक का संख्या को जो आधारित हो। कोड़ा ऐसा काउंटिंग नंबर या ऐसा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जिसमें हम लोग 0 से लेके 9 तक का नंबर का यूज कर पाएंगे, उसको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? तो ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था। कौन? मैट्रिक। कहां से आया था? ज्यादा इजी था। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक का संख्या का यूज होता था, आसान था। तो इसको भी लिख लो उसमें, लिखिए उसमें, है ना, कि मैट्रिक सिस्टम विच इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, जो फ्रांस से निकला था, इन लेट 18th सेंचुरी, है ना, वाज मोर कन्वीनियंट, ज्यादा आसान था, एज इट वाज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, क्योंकि किस पर बेस्ड था आपको? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, यहां तक पॉइंट हो गया। फिर सुनो क्या बोलता है, लेट नीड ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अब प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया कमल? यूरोप के तरफ में तो फ्रांस वाला यूज हो रहा था, लेकिन एशिया की तरफ क्या यूज होगा? ऑस्ट्रेलिया में क्या यूज होगा? अमेरिका में क्या यूज होगा? वो जगह तो यूज नहीं हो रहा था, तो प्रॉब्लम हो गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला ना, कोई कॉमन सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन, जो पूरा वर्ल्ड में। तो वही को ले, देखो लिखा है, लेट नीड ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वाज स्प्रेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। मतलब कुछ दिनों के बाद जो साइंटिफिक कम्युनिटी था, मतलब वैज्ञानिकों का जो समूह था, उन्होंने सोचा कि कोई स्टैंडर्ड कॉमन सिस्टम होना चाहिए जो पूरा दुनिया का हर देश में चले और पूरा दुनिया में माना जाए, ताकि कुछ भी ऑब्जर्वेशन में आसानी हो और साइंटिस्ट लोगों कहीं भी जाके ऑब्जर्वेशन करे तो सेम यूनिट हो। ये बोलो, सच सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। इस टाइप का सिस्टम कब एस्टैब्लिश हुआ? 1960 में। एंड इट इज डिस्कस्ड इन डिटेल बिलो। बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे बता रहे। तो यहां तक आप लोग क्या क्या पढ़े हो गया। तो अगला जो टॉपिक है उसी में आगे है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ऐसा ही सिस्टम आएगा यूनिट मेजरमेंट का जो पूरा वर्ल्ड में चलेगा। ठीक है, उसका नाम है एसआई सिस्टम। क्या नाम है? एसआई सिस्टम के बारे में क्या बोलता है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी, ही इसका फुल फॉर्म है ना। और अगर इसको फ्रेंच में बोलोगे तो सिस्टम है इंटरनेशनल। क्या होगा? सिस्टम है इंटरनेशनल। ये आप खाली टिक मार दो, सिस्टम है इंटरनेशनल, ये याद रखना। देखो क्या बोलता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, है ना,
बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, मतलब 11वां सम्मेलन हुआ। साइंटिस्ट लोगों का 11वां सम्मेलन, पहला में नहीं डिसीजन था, समझ रहा थोड़ा, 11वां में डिसीजन लिया, ठीक है। ऑन वेट्स एंड मेजर्स, इस पर हुआ वेट्स एंड मेजर, मतलब मापने का, भार का और मापने का एक कॉन्फ्रेंस किया था कि कौन कौन यूनिट का मापता है, उसके वो कॉन्फ्रेंस हुआ। और उसका कॉन्फ्रेंस जब 11वां हुआ तो इसमें इसको लिया गया, ऐसा यूनिट को रखा गया, ठीक है। और फिर याद रखना यहाँ पर जो है इसका एक और नाम था इस कॉन्फ्रेंस का, CGPM, फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्क पोल्स एट मेजर्स, ये भी बोलता है। तो आप लोग को ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, आप लोग टेंशन मत लो, इसको खाली आप सुन लो, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखो, द CGPM इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय अ डिप्लोमेटिक ट्रीटी एज नॉन एज मीटर कन्वेंशन, ये पूछेगा। तो यहां से आप मिलाओगे द CGPM क्या है, तो एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होता है, थोड़ा एक से ज्यादा सरकारों का बना हुआ एक समूह, एक से ज्यादा सरकार गवर्नमेंट मिलेंगे देशों में। तो इसका फुल फॉर्म लिखना, देखो द CGPM और अंडरलाइन, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, एक ट्रीटी है, ट्रीटी मतलब जानती हो ना, एक समझौता, नेगोशिएशन बोलते हैं ना, वैसे क्या बोलेंगे, आपस में सहमति जो होता है, ट्रीटी है। ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड बाय अ डिप्लोमेटिक ट्रीटी नॉन एज मीटर कन्वेंशन, इसको कौन क्रिएट किया गया था, एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी। डिप्लोमेटिक मतलब होता है जहां नेता होता मिलता है, डिप्लोमेट्स मिलता है, उसका एक संधि था, और उसका नाम है मीटर कन्वेंशन। क्या नाम था, विच वाज साइंड इन पेरिस, जो कहां साइन किया गया, पेरिस। इसको पूरा लिख लो। तो इसको याद नहीं करना है, ई पॉइंट को याद नहीं करना है, खाली तुमको अभी याद रखना है कि सिस्टम SI का क्या होता है, क्या होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लैटिन में क्या, सॉरी फ्रेंच में क्या बोलेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और फिर क्या याद रखोगे कि याद खाली इतना रखना कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में इसको लिया गया था, किसका, वेट और मेजर्स का। इसको खाली टिक मारो, इसको लिखो मत। फिर एक और ट्रीटी है, उसके बारे में बात किया गया SI बनाने टाइम में। द CGPM एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसको क्रिएट कौन किया था, डिप्लोमेटिक ट्रीटी, इसका नाम था मीटर कन्वेंशन। क्या नाम था, मीटर कन्वेंशन। तो यहां से एक पॉइंट खाली लिख लो, CGPM एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, लाइन मारो, याद करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन था, क्रिएट कौन किया था, क्रिएटेड बाय डिप्लोमेटिक ट्रीटी, कौन क्रिएट किया था इसको, डिप्लोमेटिक ट्रीटी किया था, नॉन एज मीटर कन्वेंशन, उसको क्या बोलते हैं, ये लिख लो, यहां तक लिखो। अब फिर याद रखना इसका पेरिस में साइन किया गया था, कहां साइन किया गया था, पेरिस में। तो आप लोग दा से लेके, है ना, वाज साइंड इन पेरिस 1875 तक लिख लो, ये पॉइंट फिर से पढ़ते रहे। द CGPM is an intergovernmental treaty organization created by diplomatic treaty known as a meter convention। इस ट्रीटी को क्या बोलते हैं, मीटर कन्वेंशन बोलते हैं, which was signed in पेरिस in 1875। फिर आगे पॉइंट है, देखो इसको लिखोगे आप लोग, यहाँ इंपॉर्टेंट है। द SI सिस्टम है 7 बेस यूनिट्स, ये आया है, थोड़ा समझ रहा, अभी बोला ही आया है कि इस SI सिस्टम में कितना तो बेस यूनिट होता है, 7 को, कितना होता है, 7 होता है। कौन कौन होता है, आप लोग का बॉक्स बना, आप लोग लिख लोगे इसको, एकदम हाथ से नोट कर लो इसको, कौन कौन है, देखो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर लेंथ का यूनिट क्या है, बॉक्स को लिख लिया, NCERT में दिया है, इसको लिख लेना, ये को लिखिए, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, तो याद रखना, इसको लिखो अपने पॉइंट में। द SI सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स, लिख दिए। अब फिर उसका बॉक्स तो बनाओ, कौन कौन बेस यूनिट है बोलो तो, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ठीक है, हो गया ना। और एक बॉक्स सही करना, फिर इसको बना लिया क्या, अच्छा उसको बना लो आप।